उत्तर भी बताएंगे ताकि आप सभी को एक्सटर्नल एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जैसे आपको पहला चैप्टर हम बता चुके हैं राजनीतिक विचारधारा, और आपको आज कोर 11 का दूसरा चैप्टर बताने जा रहे हैं राष्ट्रवाद। पहला इसमें क्वेश्चन बनेगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आने वाला होगा वही क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। और काफी सरल भाषा में लिखा गया ताकि आप लोग भी पढ़कर एक अच्छे मार्क्स ला सके एक्सटर्नल एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद के निर्माण करने वाले तत्वों की विवेचना करें। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद हम उसको कहते हैं जो एक सीमा में रहने वाले लोगों के बीच समन्वय स्थापित होता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। एकदम सरल भाषा में, जितने हम लोग एक समूह या पूरे राज्य में समन्वय बना रहता है, शांति बना रहता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। शांति बना के रहता है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर एक सरल भाषा में देखें तो राष्ट्रवाद सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों समुदाय के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक की भावना उत्पन्न होती है या जगती है या उसे संबंधित भावना उत्पन्न होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर दूसरे और सरल भाषा में देखें तो किसी भौगोलिक सीमा के अंदर जो वहां रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों के मध्य एकजुटता की भावना होती है और आपसी समन्वय की भावना होती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों में एकजुटता की भावना, प्रेम की भावना जगती है, उसे ही समन्वय की भावना उत्पन्न होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जो कि एकाएक जन्म नहीं लेता बल्कि धीरे धीरे बढ़ते हुए एक अपने स्वरूप में आता है। जो राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेती है वो एकाएक जन्म नहीं लेती बल्कि धीरे धीरे बढ़ते हुए स्वरूपों में आता है, एकता की भावना बनकर उभर जाता है। और जब धीरे धीरे उत्पन्न होता है तो एकता की भावना उभर कर बनता है और पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है। जब पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम देखने को मिलता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है और एक दूसरे पर लगाव होता है ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात 19वीं सदी के 1850 के दशक में यह धीरे धीरे करके भारतीय समुदाय में जन्म लेता है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बात है कि राष्ट्रवाद कब जन्म लिया भारत में? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1850 के दशक के बाद धीरे धीरे करके भारतीयों जो है उन लोगों में धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद का जन्म, राष्ट्रवाद के प्रति भावना जगा और उन्होंने राष्ट्रवाद का भावना जगने के साथ साथ भारतीय समुदाय में भी जन्मा और इतना व्यापक हो जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेता है। जब राष्ट्रवाद का भावना जगता है तो वो राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेता है। सब में समन्वय बना हुआ है, सब में शांति स्थापित है, सब बातचीत करके एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं और ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर विवश कर देता है। और जो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश लोग थे उन लोग को भारत छोड़ने पर विवश कर देता है। इस राष्ट्रवाद का परिणाम निकलता है कि भारत की स्वतंत्रता और अखंडता भारत का निर्माण होता है। जब राष्ट्रवाद में सभी लोग एक जैसा मिलजुल कर रहते हैं और जब भारत छोड़ने पर ब्रिटिश को विवश कर दिए तब इससे यह प्रतीत होता है कि भारत की स्वतंत्रता और अखंडता भारत का निर्माण होता है। और एकदम सरल शब्दों में और बताते दोस्तों, राष्ट्रवाद आधुनिक संसार का एक नवीन धर्म है। इसका उदय वर्तमान की विशेष परिस्थितियों में हुआ है। राष्ट्रवाद आधुनिक संसार का एक नवीन धर्म है, इसका उदय वर्तमान की विशेष परिस्थितियों में हुआ है। जिन लोगों की नस्ल, भाषा, इतिहास, साहित्य, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श एक समान होते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि राष्ट्रवाद में नस्ल, भाषा, इतिहास, साहित्य, आर्थिक हित और राजनीतिक आदर्श एक समान होते हैं, उसमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय भावनाओं के कारण ही राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद हमें अपने भूमि से प्रेम करना सिखाता है। कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्त, राष्ट्रवाद अपने हमें भूमि से प्रेम करना सिखाता है, लगाव रहता है कि नहीं हमें अपने देश से प्रेम है। इसे अगर इसके आँच आएगा तो इसमें सब लोग मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे, सब लोग एकजुटता बनाकर इसमें काम करेंगे और सब लोग में समन्वय बना रहता है ताकि कोई भी हमारे राष्ट्र पर अगर आक्रमण करता है तो सभी लोग विचार विमर्श करके दूसरे देश पर आक्रमण करते। इसलिए तो राष्ट्रवाद हमें अपने भूमि से प्रेम करना सिखाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ समझने से पहले हमें राज्य तथा राष्ट्रता के अर्थ को समझना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ समझने से पहले में राज्य तथा राष्ट्रता के अर्थ को समझना काफी आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रवाद शब्द लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है जिसका अर्थ है जन अथवा जाति। एक जाति वाले व्यक्तियों को प्रायः भाषा, धन, रीति रिवाज, परंपरा आदि
की ऐसी एकरूपता और समानता होती है कि वे अपने को अन्य जातियों तथा इसी प्रकार के जन समूहों से अलग समझते हुए आपस में आत्मीयता का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब जाति वाले व्यक्ति प्राय भाषा, धन, रीति रिवाज, परंपरा ऐसी एकरूपता का समानता होती है, समानता बनी रहती है, तो वे अपने अन्य जातियों तथा इसी प्रकार के समूहों में अलग समझते हुए आपस में आत्मीयता की भावना उत्पन्न करते हैं। एकता की भावना बनी रहती है और एक ही राजनीतिक शासन में रहना पसंद करते हैं। सब एकजुटता की भावना रहती है, तो एक जैसा सब एक में रहना पसंद करेंगे, एक समूह में रहना पसंद करेंगे ताकि अच्छा लगता है, इसलिए तो एकजुटता की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए तो राष्ट्रवाद जन्म लेता है वहां पे। इसी प्रकार जन समूहों से अलग समझते हुए आपस में आत्मीयता का अनुभव करते हैं, एकता की भावना रखते हैं और एक ही राजनीतिक शासन में रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही एकता की अनुभूति की भावना रखने वाले व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र कहा जाता है, और जो एकता की अनुभूति की भावना रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्र कहा जाता है। जीवन के अनुसार राष्ट्र एवं लोगों का समूह घनिष्ठ अभिन्नता और प्रतिष्ठा के दृष्टि से संगठित और एक मातृभूमि से संबंधित है। वर्तमान में राष्ट्र से अभिप्राय ऐसे राष्ट्र जाति से होता है जिसको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, और वर्तमान में राष्ट्र से अभिप्राय यह होता है दोस्त कि राष्ट्र जाति से होता है जिसका राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। राष्ट्रीयता शब्द से बना है और यह राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय भावनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म होता है और राष्ट्रीय भावनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और राजनीति के शब्दकोश के अनुसार राष्ट्रवाद वह भावना को अभिव्यक्त करता है जिसे प्रेरित होकर लोग एक पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होते हैं। राष्ट्रवाद की वह भावना व्यक्त करता है, इकट्ठा करता है, जिसे प्रेरित होकर लोग पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होते हैं, अधिक मात्रा में इकट्ठा होते हैं और इसका उत्कर्ष करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारा देश और विकास हो और अच्छे से तरक्की करे ताकि हमारा देश डेवलप करे। इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और इनके राष्ट्रवाद के तत्व हैं जो निम्नलिखित है। राष्ट्रवाद के तत्व काफी आसान, सरल और भाषा में समझाएगा दोस्तों, आप अच्छे से देखें और इसे अच्छे से लिखें और अपने ध्यान में रखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आएगा। पहला, राष्ट्रवाद के तत्व। राष्ट्रवाद एक ऐसी मनोवैज्ञानिक भावना है जिसके कारण एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति एकता के सूत्र में बंधा हुआ अनुभव करते हैं। ये व्यक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक जैसी भावना, विचार और आकांक्षाएं रखते हैं। इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने में अनेक तत्व सहयोग देते हैं, जिनमें से कुछ तत्व निम्नलिखित है। राष्ट्रवाद के तत्व में राष्ट्रवाद की मनोवैज्ञानिक भावना जन्म होती है जिसके कारण राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति अपने एकता के सूत्र में बंधा हुआ अनुभव करता है और व्यक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक जैसी भावना, विचार, आकांक्षाएं प्रकट करती है, अपने विचार से बता सकती है, अपनी आकांक्षाएं बता सकती है। इस प्रकार भावना उत्पन्न में अनेक तत्व सहयोग करते हैं, जिनमें से कुछ तत्व निम्नलिखित है। जातीय एकता, भौगोलिक एकता, संस्कृत एकता, भाषा की एकता, धर्म की एकता, ऐतिहासिक घटनाओं की एकता, सामान्य आर्थिक हित की एकता, जनमत की एकता, कठोर विदेशी शासन की एकता। इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इसको काफी आसानी भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है जाति तथा वंश की जाति एकता। इसमें जाति तथा वंश की एकता नागरिकों में सहानुभूति भरती है। कहने का मतलब जो जाति और वंश की एकता होती है वो नागरिकों में सहानुभूति भरती है, जो राष्ट्रवाद के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक ही पूर्वज और परंपरा से संबंधित होने के कारण इनमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक समानताएं, सामान्य विचार, सामान्य आदर्श, जीवन के अनुसार राष्ट्रीयता में एक विशेष प्रकार की सामूहिक आत्मचिंतन की भावना होती है। इनमें सामान्य जाति होने के तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, भौगोलिक एकता, यानी उस सीमा के अंदर रहने वाले लोग में एकता होती है। भौगोलिक एकता का अर्थ है कि एक ही भूभाग में रहने वाले में एकता थे। लोगों की रहन सहन जलवायु के प्रभाव से होती थी। मनुष्य जिस भूभाग में जन्म लेता है वह उसे अपनी मातृभूमि मानता है। मनुष्य जिस भूभाग में जन्म लेता है वो तो अपना ऑटोमेटिक है कि मातृभूमि मानेगा कि यहाँ पे हम जन्मे, मेरा मातृभूमि है। मातृभूमि से हर लोग प्रेम करता है।
मनुष्य की संवेदना इस भौगोलिक निकटता के कारण उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो कि उन्हें बहुत निकट होते हैं। मरेजेनी के अनुसार हमारा राष्ट्र हमारी जन्मभूमि है, या घर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। एक विचारक है जो मरेजेनी ने कहते हैं कि हमारा राष्ट्र हमारी जन्मभूमि है, यह घर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, कोई मानव ने नहीं प्रदान किया, हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक बड़े कुटुंब हैं जो हमें प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। तीसरा, संस्कृति एकता। संस्कृत में सामान्य रीति रिवाज, आचरण, विचार, परंपराएं, पार्श्विक कथाएं, काव्य और कला के साथ साथ आदर्शनात्मक समानताएं भी होती है। जजेस का मत है कि राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीय परंपराओं का निर्धारण, राष्ट्रीय इतिहास की जीवित रखते हुए राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा, भाषा की एकता। एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों में एकता पाई जाती है। एक भाषा बोलने के कारण लोग एक दूसरे भावनाओं को समझते हैं, इसी के लिए उनमें विचारों की एकता आती है और राष्ट्रीय का विकास होता है। जो भाषा की एकता होती है, राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों का एक जैसा भाषा होता है, तभी वे विकास कर पाते हैं काफी अच्छा। और पांचवा है धर्म की एकता। धर्म ने राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो राष्ट्रवाद है वो धर्म की एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास के प्रारंभिक काल में धर्म ही एकमात्र राष्ट्रीयता की प्रेरक शक्ति था। धर्म से ही राज्यों की शक्तिशाली बनाया गया और दूसरे धर्म के राज्यों का विध्वंस किया गया, परंतु वर्तमान में धर्म का प्रभाव कम हो गया और धर्मनिरपेक्षता के कारण धर्म प्रधान राज्यों को पिछड़ा राज कहा जाने लगा। छठा पॉइंट है ऐतिहासिक घटनाओं की एकता। प्रत्येक देश का अपना एक इतिहास होता है। राष्ट्रवाद के निर्माण में इतिहास की विशेष भूमिका होती है और प्रत्येक देश का अपना इतिहास होता है। भारत का भी अपना इतिहास है, शुरू से अपना इतिहास बना हुआ। राष्ट्रवाद के निर्माण में इतिहास की भी विशेष भूमिका होती है कि उसने क्या किया कि नहीं किया, कैसे आजाद हुआ भारत की नहीं हुआ। भारत के इतिहास में शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर इसी प्रसंग के राष्ट्रवाद की एकता के सूत्र में बंधे थे। समान आर्थिक हित। वर्तमान में आर्थिक हितों की समानता राष्ट्रीयता में एकता सहायक सिद्ध होती है। जब किसी राष्ट्र के कुछ भागों में आर्थिक हितों में समानता न रहकर विरोध उत्पन्न हो जाते हैं तो उस राष्ट्र का विघटन होने लगता है। जैसे पूर्वी पाकिस्तान का विघटन करके बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश का उपगम अद्यापि राष्ट्रीयता के निर्माण में सामान्य आर्थिक हित का बहुत ज्यादा महत्व होता है, परंतु एकमात्र समान आर्थिक हित राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं कर सकता। और कहने का मतलब है कि जो आर्थिक हित है वो राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे कि रेनो ने कहा है कि आर्थिक हितों की एकता के संग निर्माण कर सकती है, परंतु एक राष्ट्र का निर्माण नहीं। जनमत की एकता। जनमत एक अनुभूति से प्रेरित एक ऐसी भावना होती है जो राष्ट्र की प्रगति के लिए और राष्ट्रीयता की एकता के लिए आवश्यक होती है। मैगजीन के अनुसार मतानुसार जनमत राष्ट्रीयता का आधार होता है। पब्लिन ने कहा है कि राष्ट्रीयता के प्रधान तत्व राष्ट्र बनाने का प्रबल इच्छा का प्रतीक है। कठोर विदेशी शासन राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में अहम भूमिका होती है। कठोर विदेशी शासन, जो वहाँ कठोर शासन होता है, वो राष्ट्रीयता की भावना जगाने में काफी अहम भूमिका निभाती है। अंग्रेजी राज्य से पूर्व अनेक प्रांतों और राज्यों का अस्तित्व था, परंतु जब अंग्रेजी साम्राज्य के अत्याचार और निरंकुशता उन्हें झेलनी पड़े तब भारतीय आपस में मतभेद भूलकर एक हो गए। जब अनेक प्रांत थे, जब अंग्रेजी राज्य था उसमें अनेक प्रांत थे और काफी प्रांत और राज्य अस्तित्व में था, परंतु जब अंग्रेजी साम्राज्य के अत्याचार और निरंकुशता उन्हें झेलनी पड़ी तब उन्हें भारतीय आपसी मतभेद भूलकर एक हो गए और सब भारतीय लोग आपस में मिलकर सब मतभेद को भूलकर एकजुटता की भावना उत्पन्न किए और यहाँ से ब्रिटिश को भगा डाले। सामान्य शासन। जब किसी देश में दीर्घकाल तक शासन की व्यवस्था बनी रहती है तो उस देश के लोगों में एकता स्थापित हो जाती है। उपयुक्त वर्णित कोई एक नहीं बल्कि अनेक तत्व राष्ट्रीयता के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, जो उस समय से राष्ट्र का निर्माण धारण कर लेती है जब समान राजनीतिक चेतन के प्रेरित लोग अपने अलग नीति की पहचान स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने में आकांक्षाएं रखते हैं। इस तरह आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब तीसरा चैप्टर आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे। एग्जाम को देखते हुए सारा हमको पूरा कराना है। कोर 11, कोर 12, DSC 1, DSC 2 सब कराएंगे। आप लोग टेंशन मत लिए, सारा आंसर उपलब्ध कराएंगे और काफी सरल भाषा में।